आज के सेशन में तो आज का हमारा जो सेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम बेसिस पे मैंने आप लोगों के लिए सेशन तैयार कर दिया है, जो कि ये कोड है BPCG 172 मनोविज्ञान और मीडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इन फ्यूचर जो एग्जाम है आपका उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका पूरा का पूरा एग्जाम कवर किया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं तो आपका 80% से ऊपर मार्क्स आ जाएगा इसमें। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि हम अब फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया की अवधारणा को परिभाषित कीजिए, मीडिया के विभिन्न प्रकारों की वर्णन कीजिए। अब देखिए मीडिया की अवधारणा की बात कर रहा है, तो देखिए मीडिया का अर्थ होता है जिसका तकनीकी एकमात्र उद्देश्य होता है कि सभी दर्शकों को संदेश पहुंचाना, जो कि एक टाइम पे बहुत से लोगों तक, जनता तक अपनी सूचना को प्रदर्शित करना ही मीडिया का एकमात्र लक्ष्य होता है। वातावरण में जिसमें अगर कोई भी घटना या फिर कोई भी घटना व्यवस्था जो है घटित होता है, तो उसके द्वारा सूचना, समाचार, कला, संस्कृति इत्यादि इन सभी के रूप में जो है, मनोरंजन के रूप में जो है मीडिया लोगों तक अपनी बातों को शेयर करता है, पहुंचाता है, उसी को हम मीडिया का अर्थ बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत अगर मैं बात बोले तो सिंपल लैंग्वेज बोला जाए तो जैसे आज हम देख सकते हैं कि हम कहीं भी बैठे रहें तो हम किसी ना किसी माध्यम से जो है सूचना को प्राप्त कर लेते हैं कि भाई मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि कितने कौन से समाज में क्या घटना घटित हो रहा है, कौन से स्वरूप घटित हो रहा है, तो हम इसके बारे में मीडिया का स्वरूप देखते हैं। ठीक है, मीडिया कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पत्रिका, टेलीविज़न इत्यादि, ऑनलाइन समाचार, फिल्म, संगीत, रेडियो, ब्लॉग, सोशल मीडिया इत्यादि जो है ये मीडिया के प्रकार हैं। बेसिकली अगर मैं बात बोलूँ तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि मीडिया जो है ना, जिससे हमें एक समय पर बहुत से लोगों को हम संबोधित करें, अपने विचारों को पहुंचाएं, वो मीडिया का स्वरूप कहलाता है। ठीक है, अब मीडिया के 3 प्रकार होते हैं बेसिकली, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके बिना पेपर नहीं बना है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है, लोक मीडिया, जिसमें आपका बोल सकते हो कि लोकमंच आता है, नुक्कड़ पे कोई नाटक आता है, मनोरंजन आता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा गलियों में आपको क्या है, बहुत से नाटक प्रदर्शित करने वाले जो हैं आते हैं, तो भाई संदेश के रूप में देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद प्रिंट मीडिया, जिसमें हम पुस्तकें, पैम्पलेट, समाचार, जो हमारा प्रिंट मीडिया, प्रिंट का मतलब क्या होता है, प्रिंट किया हुआ, यानी कि पुस्तकें छपी हुई। तो देखो भाई ये भी हमारा बोल सकते हैं कि मीडिया का स्वरूप है। पुस्तक हो गया, समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गया इत्यादि, जो न्यूज़पेपर हम जिसे बोलते हैं, समाचार पत्र बोलते हैं, वो हमारा मीडिया का स्वरूप है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देखो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है पूरे विश्व में जो है फेमस हो चुका है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आपका सैटेलाइट और बोल सकते हो इंटरनेट के रूप में जो है एक स्थान से बहुत से लोगों तक हम अपनी बातों को संबोधित करने में सक्षम हो पाते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा इसको हम अपने समाज में देख सकते हैं। आज हम घर बैठे बैठे सोशल मीडिया के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि भाई क्या है आपका पर्टिकुलर, हम अपने किसी भी पॉइंट को, किसी भी संदेश को या फिर किसी भी अप टू डेट व्यवस्था को हम प्रॉपर वे में देखा जाए तो हम पता कर पाते हैं कि भाई क्या सोशल मीडिया का स्वरूप है। ठीक है, तो हमारा ये था मीडिया का व्यवस्था और मीडिया का प्रकार, जो कि पर्टिकुलर कंप्लीट होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया शब्द का वर्णन। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया शब्द का वर्णन तथा मानव संज्ञा में व्यवहार पर मीडिया, सोशल मीडिया का प्रभाव बताना है कि सोशल मीडिया क्या होता है तथा मानव के जो व्यवहार है उस पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखो सोशल मीडिया एक ऐसा भाग बन चुका है आज हमारे समाज में, जो एक इंटरनेट का सहारा लेते हुए लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हुए लोगों तक अलग अलग एप्लीकेशंस जैसे यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब क्या है, आपका पर्टिकुलर एक मीडिया का स्वरूप है। मीडिया का पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी बातों को इन सब से थ्रू अब जान पा रहे हैं। ठीक है, मीडिया की दुनिया भर में सोशल मीडिया की बात बोला जाए तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है यही देखने को मिलता है, जो कि सोशल मीडिया का आज हमारा जो स्वरूप है बेहद ही महत्वपूर्ण, तथा सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने बातों को शेयर कर पाते हैं तथा अपने दैनिक जीवन में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि सभी रूपों में जो है हम अपने आप को अप टू डेट कर रहे हैं। ठीक है, अब दैनिक जीवन में सोशल मीडिया का प्रभाव, यानी कि जो हमारे डेली लाइफ में सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो देखिए
यह बहुत तेज़ी और गतिविधियों से संचार के रूप में जो है जानकारी हमें इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण सरलता हो जा रही है। हमारे समाचार व्यवस्था को जानने में सभी वर्गों के लिए ये काफ़ी शैक्षिक व्यवस्था का स्वरूप है और अशिक्षित व्यवस्था भी इसमें बोल सकते हो कि काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो है अपने कमेंट्स का जो है मालिक नहीं होता, जो पर्टिकुलर अगर मैं बात बोलूँ तो, ठीक है। फ़ोटो, वीडियो, सूचना, डॉक्यूमेंट्स आदि जो है आसानी से शेयर किया जा सकता है। ये आप बोल सकते हैं कि हम अपने डेली लाइफ के रूप में। अब देखिए सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव यानी कि बोल सकते हो साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो देखिए ये बहुत सी जानकारी को आदान प्रदान करने में जो है यहाँ पर जानकारी भ्रामक हो सकता है। यानी कई बार देखा होगा कि हम सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं कि बहुत से लड़कियों के साथ जो है आए दिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो उनके मतलब बहुत बेकार वीडियोस को जो है पर्टिकुलर क्लिप के अकॉर्डिंग जो है शेयर कर दिया जाता है। उन्हें समाज में जो है लाइट डटकी उनके इज्जत को छानने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। अब किसी भी जानकारी के रूप में जो है सोशल मीडिया के कारण जो है मनुष्य ने ना अपने दिमाग को यानी कि अपने मस्तिष्क को पर्टिकुलर सीमित कर चुके हैं। वो किसी भी चीज़ में सोचने समझने की शक्ति, उनका जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है। जिसके अंतर्गत यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे प्राइवेट चीज़ों का भी ना आज हमारा बोल सकते हो प्राइवेसी नाम का जो चीज़ है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। हमारे फ़ोटोज़, हमारे ट्विटर, इन सब के रूप में जो है हम अपने पर्टिकुलर अलग अलग क्षेत्रों में जो है साइबर क्राइम की जो अवस्था है, वो अपराध हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया के कारण ही हो रहे हैं। तो ये था हमारा बोल सकते हो कि दैनिक जीवन में हमारे साइड इफ़ेक्ट। अब स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान और मीडिया के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। मीडिया और मनोविज्ञान की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। देखिए मीडिया और मनोविज्ञान की जो शाखा है ना बेहद ही बेहतरीन देखने को मिलता है। दोनों के बीच जो है आपस में जो बोल सकते हो स्थितियाँ देखने को मिलती है। बिकॉज जो मीडिया है अपने दैनिक जीवन में अगर मैं बात बोलूँ तो वो हमारी मानसिक स्थितियों को उजागर करने का प्रयास करती है, हमारे मन की भावनाओं को जानने का प्रयास करती है। तो समाज में जो भी वाद विवाद तथा समाज में जो भी घटनाएँ घटित हो रही है उनके बारे में जानने का प्रयास सोशल मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। अगर मैं प्रौद्योगिकी शाखाओं के रूप में बात किया जाए तो हमारा डिजाइन व्यवस्था जो है, हमारा मनोविज्ञान है। आज हम जो मीडिया हमें दिखाने का प्रयास करता है, हमारे समाज में कोई भी सांस्कृतिक कोई भी घटना घटित होता है तो हमारा जो मानसिक स्थिति है हम अपने मीडिया के अनुसार चलते हैं। मीडिया मानव विज्ञान दृश्य व्यवस्था को प्रदर्शित करता है कि कितना विकास हो रहा है, कौन सी घटना घटित हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। मनोविज्ञान के इसी परिभाषा के कारण, मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, मन की स्थिति पर किया गया अध्ययन को मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो देखिए जो मीडिया हमें दर्शाता है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई अपराध घटित हो रहा है तो उस अपराध में जो मीडिया अपने आप में बता रहा है कि हाँ ये समाज में घटना घटित हो रहा है, तो उस स्थिति में जो मीडिया है प्रॉपर वे में अपने अनुसार जो है उसका क्या करता है, निरीक्षण करता है और उसको समाज के सामने प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, जिसके कारण हम सभी लोगों का एकजुट मत हो जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि भाई हमारा इलेक्शन आता है तो मीडिया क्या दिखाता है कि भाई इस पार्टी का ये हुआ है, इस पार्टी का वो हुआ है। तो हमारी जो मानसिक स्थिति है हमारे मीडिया के थ्रू जो है कुछ टाइम के लिए कंट्रोल में भी देखने को मिलता है कि जो मीडिया दिखाती है हम उसी के अकॉर्डिंग जो है रिएक्ट करते हैं। बिकॉज क्या है कि वो हमें गाइड कर रहा है, हमें सूचना दे रहा है। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन का नेचर रहता है किसी भी चीज़ पे अपना जो है प्रतिव्यवस्था का स्वरूप देना, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब इसी का एक अलग पार्ट है स्टूडेंट्स, ये कई बार पूछ देता है, दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा। मीडिया मनोविज्ञान की भूमिका पर चर्चा कीजिए। देखिए मीडिया मनोविज्ञान की संरचना जो है वो शोधकर्ता के रूप में, शोध यानी कि रिसर्चर के रूप में कोई ना कुछ शोध करता रहता है। मानसिक स्वास्थ्य तथा बोल सकते हो कि सहायता के रूप में जो है मीडिया अपने मनोविज्ञान का उद्देश्य के रूप में जागरूक करना तथा बल्कि हमारा निर्धारित करने की सहायता भी देखी जाती है। संगठन के रूप में देखा जाए तो जनता में अपने प्रभाव को दायरे में रखते हुए अपनी बातों को स्पष्टतापूर्वक जो है रखने का प्रयास करता है। मीडिया मनोविज्ञान का लक्ष्य तथा मानव व्यवहार का अनुभूति है और भावनाओं की समझ, जो कि मीडिया जिस तरीके से जो दिखाती है उसी तरीके से हम अपना रिएक्ट करते हैं, ठीक है।
अब देखो, अब हमारा अगला एक पर्टिकुलर सब हेडिंग्स के थ्रू पे है। देखिए, मीडिया मनोविज्ञान के शोध विधियों का वर्णन कीजिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखिए, मीडिया मनोविज्ञान का शोध करने की जो व्यवस्था है वो अनेकों प्रकार से, उदाहरण के तौर पे जो इस तर्क का समर्थन करता है, मीडिया मानव समाज का जो है उसी तरीके से दायरा रखता है। मीडिया जो चाहता है वो अपने अनुसार जो है अपने तरीके से जो है अपने किसी भी बातों को समाज के प्रति स्पष्टता पूर्वक रखने का प्रयास करता है। मीडिया मनोविज्ञान का शोध अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि जब मीडिया पे भी रिसर्च नहीं किया जाएगा तो वो अपना जो भी बातें बताएगा तो वो उसी के रूप में जो है दर्शाने का प्रयास करेगा। जैसे कि मात्रात्मक शोध मुख्य रूप से संख्याओं से जुड़ा हुआ रहता है कि भाई कितनी संख्या कितनी क्वांटिटी में होती है। गुणात्मक का मतलब होता है कि गुणात्मक का होता है कि किसी लोगों के अंदर जो अच्छाइयाँ, उसके गुण, उसके अवलोकन, उसके योग्यता, उसके बारे में दिखाने का प्रयास करता है। मात्रात्मक और गुणात्मक शोध में के विविधियाँ क्या है वो अब पूछ रहा है। देखो, प्रयोगात्मक प्रणाली है, शोध करने का जो ढंग होता है। देखो, अब मात्रात्मक में जो है आपका शोध करने का जो ढंग होता है वो मात्राओं के बोल सकते हो कि क्वांटिटी की बेस पे होता है, ठीक है, जिसमें आपके बोल सकते हो चुनावी व्यवस्था, ठीक है, किसी चीज़ की व्यवस्थाओं का निर्माण करना, तो वो हमारा मात्रात्मक व्यवस्था कहलाता है। उसके बाद अवलोकन की बात की जाए तो इसमें हमारा जो है शोधकर्ता का जो सूचना इकट्ठा करके उस पर शोध और हिस्सा का स्वरूप अपनाता है, ठीक है। उसके बाद मीडिया पाठ विश्लेषण की बात की जाए तो समानता, अर्थ वस्तु, अंतर वस्तु इत्यादि जो है शोध व्यवस्था का जो तुलना का शोध प्राथमिक स्वरूप देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए, मनोविज्ञान के रूप में जो है मीडिया का एकमात्र लक्ष्य होता है व्यक्तियों के रूप में जो अध्ययन करना और अपने जीवन में शोध के रूप में, जिस प्रकार अन्य विज्ञानों और समस्याओं के रूप में हमारा शोध होता है, अलग अलग विधि अपनाई जाती है शोध करने के लिए, तो मीडिया उस पर पहले अपना तर्क वितर्क देते हुए वो पहले रिसर्च करते ही अपनी बातें को स्पष्टतापूर्वक रखने का प्रयास करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। पारस्परिक संबंधों की विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए और पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। देखिए, पारस्परिक संबंध से तात्पर्य है कि जन सामान्य व्यवस्थाओं का स्वरूप जिसमें हम विशिष्ट लोगों के मध्य अपने संबंधों को पारस्परिक संबंध के रूप में देखे जाते हैं। जैसे एक होता है श्रोता और एक होता है दर्शक, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। प्रशंसकों और समुदाय एक दूसरे से संबंधित है। मीडिया और बोल सकते हो कि प्रशासन, ये एक दूसरे से संबंधित है। पारसामाजिक संबंध जो है वो क्या होता है कि पारस्परिक रूप में देखा जाता है, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स आपको पारस्परिक संबंध के बारे में बताया। पारासामाजिक जो है जिसमें आपका बोल सकते हो समाज जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें हमारा पारस्परिक संबंध के रूप में देखा जाता है, ठीक है। इसकी भूमिका जो है पारासामाजिक व्यवस्था के रूप में जो है हमारे प्रभाव डालने वाले, तो इसमें चरित्र की तरह गुण और योग्यताओं का धारणा होता है, उपभोक्ता और लैंगिकता तथा आयु होता है, मौजूदा रुझाव होता है। और पारासामाजिक संबंधों की विशेषता की बात की जाए तो इसमें एक तरफा संबंध होता है, ठीक है, निवेश होता है, यह संबंध स्वेच्छा से जुड़े होते हैं, ठीक है। साथीपन व्यवस्था का स्वरूप होता है, आवश्यकता पूर्ति होती है, यानी कि नीड्स को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। और हमारा अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में मीडिया की भूमिका का वर्णन करें। देखिए, शिक्षा का क्षेत्र में ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मीडिया द्वारा निभाई गई सभी महत्वपूर्ण भूमिका जो है शिक्षा का समुदाय स्वरूप देखा जाता है, जिसमें एक मीडिया ही अपने शिक्षक व्यवस्था का स्वरूप अपनाता है। जैसे अभी आप देख लीजिए 2024 का नेट का एग्ज़ाम जो है उसका रिजल्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें अगर बात किया जाए तो ये एक बोल सकते हो स्कैमिंग एग्ज़ाम के रूप में रहा। क्योंकि बहुत 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका 720 में से 720 पूरा प्रॉपर आया है, और वो सातों के सातों बच्चे एक ही सेंटर से, एक ही रूम से और एक ही सीक्वेंस में थे, जो कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें स्कैमिंग जो है मीडिया हमें दिखाने का प्रयास करेगा या फिर कर रहा है। सोशल मीडिया जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, क्योंकि मीडिया जो है अपने रूप में व्यापक स्वरूप को अपनाते हुए शिक्षा तथा छात्रों के रूप में जो है अपने स्वरूपों को भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता है, अपना योगदान देता है, ठीक है। मास मीडिया जो कि आज हमारे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, टेलीविज़न कार्यक्रम, इंटरनेट वेबसाइट, सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि जो है, हम इन सभी का आज प्रतिदिन व्यक्ति जो है अपने घर में
खालीपन में इन सभी एप्लीकेशंस को यूज़ करता है। तो इनके माध्यम से जो है हम शिक्षा व्यवस्था को अपने समाज में कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा जो है ये संचालित रूप में आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन आज एक मीडिया का वो दर्शन भी है कि मीडिया अपने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो संस्था है उसके सिस्टम के ऊपर बात ना करके अपने अनुसार जो है लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से ना बताने की व्यवस्था में वो धर्म और अधर्म की चर्चा, बॉलीवुड के क्या सेलिब्रिटी हैं उनके बारे में बताना, ये कहीं ना कहीं मीडिया का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है, मीडिया का एक स्वरूप बन चुका है। जिसके अंतर्गत हम निष्कर्ष की बात की जाए तो ऐतिहासिक रूप में जो मीडिया का जो स्वरूप था वो कहीं ना कहीं शिक्षा तथा किताबों तथा ज्ञान के रूप में था। लेकिन आज जो हमारा मीडिया है स्वरूप की बात की जाए तो वह पर्टिकुलर अपने आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से ना करके अपने बोल सकते हो ज़रूरतों के अनुसार जो है वो किस तरीके से कर रहा है वो हम इस तरीके से भली भांति जानते हुए नज़र आ रहा है। अगर मीडिया की बात की जाए तो हमारा मैन्युअल जो जानकारी है वो इस रूप में देखा जाता है कि हमारे स्कॉलरशिप क्या है, दस्तावेज क्या है, हमारे दैनिक जीवन की जो है घटना घटित क्या है। तो इन सभी की गुणवत्ता का जो है शिक्षा में महत्वपूर्ण मीडिया का जो है स्वरूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि मीडिया जो है शिक्षा का वो दर्शन है, वो आईना है जो समाज में शिक्षा को लेके आगे भी बढ़ता था। तो समाज में शिक्षा के प्रति जो हो रहे वाद विवाद है उसको स्पष्टतापूर्वक समझाने का प्रयास भी किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। प्रभावी विज्ञान कार्यक्रम को डिजाइन करने को चरण को व्याख्या कीजिए। यानी कि प्रभावी विज्ञापन जो है यानी कि एडवर्टाइजमेंट है उसके कार्यक्रम का डिज़ाइन कैसा है। तो ये हमारा रेडियो लेखन में जैसे कि आपको पता ही है, लेकिन किसी भी विज्ञापन को बेचने का एकमात्र लक्ष्य होता है कि अपना कारोबार को बढ़ावा देना। कोई भी विज्ञापन तभी किया जाता है जब हम अपने मतलब कारोबार को, अपने कार्यस्थल को जो है उसके बारे में लोगों तक बता सकें। और वो कैसे हो सकता है? आप विज्ञापन के रूप में, रेडियो लेखन व्यवस्था के रूप में अगर देखा जाए तो विज्ञापन कैसे बढ़ सकता है? या फिर आप पैम्पलेट्स छपवाओगे, या तो आप टीवी में अगर अच्छे खासे आपके पास इनकम है तो या फिर वो टीवी में आप एडवर्टाइजिंग करवाओगे, या फिर आप क्या करोगे, विज्ञापन की छोटी छोटी संरचना जो है कहीं ना कहीं नुक्कड़ पे आप उसके बारे में बताओगे। ठीक है, तो अब उस स्थिति में विज्ञापन क्यों किया जाता है? तो विज्ञापन का एकमात्र लक्ष्य है कि अपने कार्यों को मीडिया के माध्यम से या फिर सूचना व्यवस्था के माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना और उसके बारे में लोगों को बताना ही एकमात्र इनका लक्ष्य कहलाता है। ठीक है, सरल शब्दों में विज्ञापन का अगर मैं बात बोलूँ तो ये आपका वी जमा में ज्ञापन शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञापन का मतलब होता है सूचना। ठीक है, यानी कि कोई भी विशिष्ट सूचना आप देते हो उसी को विज्ञापन कहा जाता है। आज हमारे समाज में किसी भी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञापन एकमात्र ऐसा सहारा बन चुका है जिसके माध्यम से हम न्यूज़पेपर में भी विज्ञापन की स्थिति तथा टेलीविज़न में भी हम विज्ञापन की स्थिति और पैम्पलेट्स के माध्यम में हम तीनों रूपों में जो है विज्ञापन की स्थिति देख सकते हैं। ठीक है, हमारे समाज में विज्ञापन की इसी अवस्था के कारण हमारे सारे कर्तव्य तथा सारे व्यवस्थाओं का स्वरूप आज बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारा ये बोल सकते हो कि विज्ञापन का उद्देश्य करना ही हमारा, देखिए हमारा एक क्वेश्चन पूछ देता है कि एक प्रभावी विज्ञापन कार्यक्रम को तैयार करने का जो महत्वपूर्ण चरण है वो कौन कौन से है। तो देखिए भाई, विज्ञापन को तैयार करने का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण यानी कि स्टेप क्या है? विज्ञापन का उद्देश्य चयन करना, यानी कि एडवर्टाइजिंग का मोटिव क्या है उसको हम अपने चॉइस करना। विज्ञापन बजट कितना होना चाहिए? बजट का मतलब कितने एक्सपेंसेस का आपका विज्ञापन होना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि आपके पास पैसे कम हो और आप कह दो कि सलमान खान के द्वारा विज्ञापन करवाया सर, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, टीवी में भी नहीं करवा सकते। तो विज्ञापन मैटर करता है कि आपके पास एक्सपेंसेस और बजट कितना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने विज्ञापन को संपूर्ण रूप से कंप्लीट कर पाते हैं। आवश्यकता अनुसार हम अपने विज्ञापन को आकर्षित तथा रोमांचिक बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो है हम तरीके यूज़ करते हैं, जो कि हम सोशल मीडिया के समाज में भी आज हम अपने विज्ञापन को देख सकते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराध एवं इसके वर्गीकरण पर टिप्पणी कीजिए। जो हमारा आज साइबर क्राइम है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, साइबर अपराध जो है एक ऐसा कंप्यूटर का नेटवर्क स्वरूप है जो कि आज हमारे बोल सकते हो विज्ञापन का है। जैसे कि आपको पता है कि जो है हमारा रेडियो लेखन के रूप में जो है रेडियो व्यवस्था का जो है हमारा
जो देखने को मिलता है, एक ये नेटवर्क है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू आज हम अपने साइबर क्राइम को देख पा रहे हैं। साइबर अपराध का जो नेटवर्क आज हमारे समाज में इस हद तक जो है हावी हो चुका है, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के जो प्राइवेसी व्यवस्था था, आज एक स्त्री का भी, आज एक पुरुष का, बैंकिंग साइट का, अकाउंटिंग साइट का, वो कहीं ना कहीं नष्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका मुख्य कारण क्या है? लोग अपने आप को सोशल मीडिया का दीवाना बना चुके हैं, या फिर सोशल मीडिया का अपना एक प्लेटफॉर्म बना चुके हैं, जहां पर हर दिन आए ना आए दिन अपने अप टू डेट को करते रहते हैं कि हाँ आज हम ये आइसक्रीम खाएं, हमें ये चीज़ पसंद है, हम वो चीज़ पसंद है। तो इस चक्कर में साइबर क्राइम जो है आपके साइकोलॉजी माइंड को स्टडी कर लेता है कि इसे किस किस चीज़ों की डिशेज़ पसंद है। आप लोग डेली अप टू डेट करते हो अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे, अपने व्हाट्सएप पे। तो इस कदर से आपका जो है आपकी मानसिक स्थिति के अकॉर्डिंग जो है साइबर क्राइम की जो है स्टडी हो जाती है। अब साइबर अपराध के प्रकार की मैं बात बोलूँ, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के बारे में बोला जाए तो यहाँ पे स्कैम जो है बहुत ईमेल के रूप में जो है देखने को मिलता है। ईमेल के रूप में जो है आज कंप्यूटराइज जो है नेटवर्क के रूप में आपका बोल सकते हैं कि आपके पास OTP आता है, OTP आप बता देते हो, सीधा आपके अकाउंट से सीधे पैसे गुल, ठीक है, तो ये स्कैम हो गया। ठीक है, उसके बाद हैकिंग जो है आपका देखने को मिलता है कि आपका किसी भी चीज़ को हैक कर लिया जाता है, आपके पासवर्ड को भी हैक कर लिया जाता है, आपके अकाउंट के पासवर्ड को भी हैक कर लिया जाता है। ये सब क्या है? आपका हैकिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद साइबर फिशिंग की बात की जाए तो साइबर फिशिंग के पास अगर मैं बात बोलूँ तो ये ईमेल भेजना ताकि वो अपनी निजी जानकारी दे सके, और जानकारी का नुकसान जो है इंसान को ही देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद वायरस फैलाना। देखो, आप जानते हो आपके कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाएगा कि आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते ही आपका पूरा कंप्यूटर जो है करप्ट हो जाएगा, आपका पूरा सॉफ्टवेयर का विंडो जो है वो करप्ट हो जाएगा। उसी को वायरस के, वो ड्यू टू रीज़न ऑफ वायरस आपके जो है कंप्यूटर में एक मेल के थ्रू भी आपके वायरस में कंप्यूटर में वायरस डाला जा सकता है। तो ये सब कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में फैलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण हमारा समाज जो है साइबर क्राइम की तरफ जो है साइबर क्राइम का स्वरूप में फंस चुका है। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्राइवेसी व्यवस्था भी आज हमारे सॉफ्टवेयर जो अलग अलग देख रहे हो, आपने देखा होगा कि हमारे फ़ोन में इतने एडवर्टाइजमेंट कैसे आते हैं, हमें जो चीज़ पसंद होता है उसी के बारे में एडवर्टाइजमेंट कैसे आता है। जानते हो इसका रीज़न क्या है? हमारे फ़ोन का जितना भी आप बोल सकते हो यूज़ करते हो, उस फ़ोन के अकॉर्डिंग आपका डेटा एनालिसिस कर दिया गया है कि इस इंसान को क्या पसंद है, ये क्या सर्च करता है, यूट्यूब पे, गूगल पे, सोशल मीडिया पे क्या क्या सर्च करता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है? ये आपके फ़ोन का डेटा एनालिसिस के कारण होता है। उसके बाद फर्जी बैंक के कॉल आना, साइबर क्राइम का ये अगला प्रकार है। फर्जी बैंक से कॉल आता है कि हाँ जी भाई, आपकी इतने में लॉटरी लगी है और आप इतना जीत चुके हैं, बस ये है कि आपके चेक को पास करने के लिए आपको 4,000 5,000 जो है ट्रांसफ़र करना होगा, ताकि जो है आपके चेक को पब्लिश किया जा सके और आपके अकाउंट में आ सके। तो ये सब क्या है? ये सब आपका बोल सकते हो फर्जी बैंक कॉल है, जो पर्टिकुलर अगर इनसे हम सावधान नहीं रहेंगे तो हमारा जो है पर्टिकुलर इतना नुकसान होगा, और कई बार इतना नुकसान होता है कि साइबर क्राइम के कारण जो है सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य संचार के अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, स्वास्थ्य संचार की बात की जाए तो जिसमें आपका जो बोल सकते हैं कि जानकारी के रूप में बता दिया जाए तो स्वास्थ्य जो है सामाजिक स्वरूप में हमारा स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था, डॉक्टर और रोगी के बीच जो है जिस तरीके से संचार का संबंध देखने को मिलता है कि एक बीमार व्यक्ति और डॉक्टर के बीच कैसे तालमेल होता है, बैलेंस होता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। अब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा तो डॉक्टर का भाई काम कैसे चलेगा, और कोई डॉक्टर नहीं रहेगा तो बीमार व्यक्ति जिंदा कैसे रहेगा। तो वही है कि दोनों एक दूसरे पर बैलेंस है। ठीक है, वैसे ही स्वास्थ्य संचार जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बन चुका है। संचार क्या है? संचार जैसे कि आपका सोशल मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़ रिपोर्ट हो गया, पैम्पलेट्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, ये सब क्या है? हमारे संचार माध्यम है। ठीक है, तो इन संचार माध्यम में भी अगर मैं बात बोलूँ तो आज हमारा समाज इस तरीके से फंस चुका है इन सब में
कि हम बिना इनके कुछ भी हमारे समाज में क्या घटित हो रहा है हम पता नहीं कर पाएंगे। हमारे समाज के जो बोल सकते हो दर्शन व्यवस्था जो ये दिखाना चाहते हैं हम उसी नज़रिए से देखना भी चाहते हैं, हम देखते भी उसी नज़रिए से हैं। आपको पता है संचार इस तरीके से हमारे दिमाग पर हावी हो चुका है कि वो जिस तरीके से जो भी चीज़ें बताएंगे हमें वही चीज़ सही लगता है। प्रॉपर वे में जिस तरीके से वो गाइड करेंगे हमें वही चीज़ें सही लगने लगता है। तो जिसका हम बोल सकते हैं कि आज हमारे समाज में हमारे बुद्धि व्यवस्था हमारे जो मीडिया है पर्टिकुलर मास कम्युनिकेशन का स्वरूप बन चुका है। मास कम्युनिकेशन देखो, मास का मतलब होता है बड़े अमाउंट में, मास का मतलब क्या होता है बड़े अमाउंट, यानी कि हैवी क्वांटिटी में जो है कम्युनिकेशन की स्थिति देखने को मिलता है। संचार जो है हमारे माध्यमों का स्वरूप बनता जा रहा है, जो कि हमारे गलत सूचना को तेज़ी से फैलाने का भी दुर्भाग्य हमारे मीडिया के द्वारा किया जाता है। धर्म अधर्म पर जो वाद विवाद किए जाते हैं वो बेहद प्रकार से जो है हमारे मीडिया को संदेश देना और तथा बोल सकते हो कि समाज में बांटना राजनीति पहलुओं का एक स्वरूप बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके तहत अगर हम बात बोले तो आज हमारे समाज में जो वाद विवाद जो है झूठे व्यवस्थाओं का स्वरूप है। आपने सोशल मीडिया को कभी देखा है, मीडिया को कहीं देखा है कि वो किसानों के बारे में बोले, बेरोजगारी के बारे में बोले, या फिर बोल सकते हो कि गरीब लोगों के बारे में बोले, सड़क किनारे जितने भी अपंग लोग हैं या फिर जितने भी अपंग बच्चे हैं उनके बारे में कभी उनको मीडिया पर वो देखते हो कभी। और दूसरी बात यह है कि आप दूसरी तरफ देख लो भाई किसके साथ किसका अफेयर चल रहा है, क्या बॉलीवुड किसके साथ हार्दिक पांड्या की पत्नी ने छोड़ दिया, फलाना ढिकाना जो है ये पर्टिकुलर बहुत चला। लेकिन अगर मैं बात बोलूँ शिक्षा व्यवस्था के ऊपर चला भाई, आपके गरीब और व्यक्ति जो है उनके बारे में चला, किसानों की क्या खेती का इस समय फसलों का क्या स्वरूप रहा उसके बारे में चला, पर्यावरण की व्यवस्थाओं के बारे में चला। हाँ चलता है 2 मिनट चलता है, लेकिन अगर मैं बात बोलूँ तो हार्दिक पांड्या की पत्नी ने छोड़ दिया उस चीज़ का अगर मैं बात बोलूँ तो 10-15 दिन तक लगातार कॉन्टिन्यूस चलता रहा। छोड़ दिया ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हमारा मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है आज हमारे प्रदर्शन सामने प्रस्तुत कर रहा है, हम उसी चीज़ को अपने माइंड में इनहेल कर रहे हैं, उसी चीज़ को समझ रहे हैं। बस ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने दिमाग को शुद्ध बुद्धि के अनुसार जो है यूज़ करें। तो ये था हमारा टॉपिक, अब हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य संचार का। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो ही चुका है। तो देखिए प्रत्यक्ष रूप में जो है स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य संचार जो है अगर हमारा मीडिया बोल सकते हो ईमानदार रहेगा तो समाज का कल्याण और देश का कल्याण तथा देश के लोगों का कल्याण जो है निहितार्थ रूप में लगातार होता रहेगा। लेकिन हमारा समाज जिस दिन बिकना स्टार्ट कर दिया या फिर बोल सकते हो आज हमारा समाज आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया तो वो पर्टिकुलर हमारा समाज जो है मीडिया के तले दबकर रह जाएगा। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मीडिया मनोविज्ञान में शोध जटिल क्यों है। मीडिया मनोविज्ञान में शोध नैतिक मुद्दों की चर्चा कीजिए। देखो शोध का मतलब होता है रिसर्च, मनोविज्ञान देखो मीडिया और मनोविज्ञान का शोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसका उद्देश्य है जो इस तर्क पर समर्थन रूप में देखा जाए तो मीडिया मानव का एक ऐसा स्वरूप मस्तिष्क का एक ऐसा स्वरूप बन चुका है जिसके अंतर्गत वो मानव के सभी प्रकार के व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। मीडिया मनोविज्ञान का शोध अत्यंत महत्वपूर्ण देखने को मिलता है क्योंकि सभी शोधकर्ता या फिर मीडिया जो रिसर्चर है किसी चीज़ की किसी सूचना के बारे में रिसर्च करते हैं तो उनका नैतिक मुद्दे क्या होता है भाई। पहला क्या है बुद्धिक सहमति, सभी का सहमत होना। ठीक है। उसके बाद नामहीनता, गोपनीयता, इस तरीके से निजता, शोध निष्कर्ष और रिपोर्टिंग का प्रकाश, नैतिकता यानी कि शोध करते हुए जो रिपोर्टिंग किया जा रहा है उस पर प्रकाश यानी कि फोकस डालना कि क्या हमारे मीडिया के द्वारा जो है रिसर्च किया जा रहा है वो कैपेबल ट्रूथ है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो ट्रूथ नहीं है। तो ये हमारा मीडिया का बोल सकते हो कि मानसिक स्थिति में शोध का मेन उद्देश्य होता है कि जो हमारे बोल सकते हो बौद्धिक सहमति है सभी का सहमत लेके चलना कि किसी भी टॉपिक पे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपने देखा होगा कि कई बार किसी स्त्री का रेप हो जाता है। ठीक है। तो मीडिया क्या उस टाइम एकजुट हो जाती है तो उस समय क्या करते हैं सभी लोगों को एकजुट एक मत में करती है उसके खिलाफ कि भाई इन सभी पापियों को मतलब जैसे सज़ा कठिन से कठिन सज़ा दी जाए, फांसी के फंदे तक चढ़ाया जाए। तो ये क्या है मीडिया कहीं ना कहीं पब्लिक की एक पॉइंट ऑफ व्यू भी रख लेती है।
तो ये हमारा कब हो पाता है, जब हम मीडिया के साथ खड़े होते हैं, मीडिया के पक्ष में खड़े होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मीडिया प्रतिनिधित्व के विभिन्न प्रकारों के रूढ़िवादी बंधनों बाधाओं पर चर्चा कीजिए। यानी कि जो मीडिया है ना, उसके भाई विभिन्न प्रकार है और उसके रूढ़िवादी बाधाओं क्या है, बाधाएं मतलब है चैलेंजेस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स फेस आउट करना पड़ता है। रूढ़िवादी बाधाओं की बात बोला जाए तो एक ऐसा विचार जिसमें हमारा पारंपरिक मान्यताओं के रूप में आना, हमारा अनुकरण, हमारा तार्किक संगता, हमारी सामाजिक राजनीति व्यवस्था, हमारे नैतिकता, हमारी मान्यता तथा हमारी वास्तविक आधार व्यवस्था तथा हमारे अनेक प्रकार के समाज में वो जितनी भी घटित हो रही घटनाएं हैं वो हमारी रूढ़िवादी व्यवस्थाओं में बटी हुई है। जैसे कि मीडिया में जेंडर रूढ़िवादी, आपने देखा होगा जेंडर को लेके मीडिया बहुत बड़ा वो करती है, जाति पात को लेके मीडिया बहुत ज़्यादा समाज में फैलाने का काम करती है। बुजुर्गों में रूढ़िवादी, बुजुर्ग यानी कि जो समाज में बोला जाए तो बुजुर्गों के खिलाफ जितने भी बोल सकते हो कि स्वरूप है या फिर बुजुर्गों पे हो रहे बोल सकते हो अत्याचार है, जैसे कि बोल सकते हो कि बुजुर्गों का पेंशन कई बार नहीं आता भाई, कितने महीने तक नहीं आता। तो आज हमारा समाज जो है कई अपने पेरेंट्स को बहिष्कार दे देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, तो भाई वो अपने पेंशन पे ही अपने जीवन को जी रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस स्थिति में उन लोगों के लिए काफ़ी असहनीय व्यवस्था हो जाता है उनका घर चलाना। उस समय उनकी जो परिस्थिति हो जाती है काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो ये मीडिया का स्वरूप जो है हमारे समाज में नहीं प्रदर्शित किया जाता। मीडिया महज जो बोल सकते हो सेलिब्रिटीज़ है, उनके घर में क्या खाना खाया, वो कौन से ड्रेस पहन के निकले, वो कौन से एयरपोर्ट पे निकले, बस यही प्रदर्शित हमारे मीडिया के द्वारा आज किया जा रहा है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट व्यसन विकार और लोगों पर इसके प्रभाव का वर्णन करें। देखो इंटरनेट आज हमारा एक वायरस के रूप में फैलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण जो है उसका विकास तो हो रहा है, लेकिन हमारे बोल सकते हो लोगों के ऊपर काफ़ी प्रभाव डाल रहा है। इंटरनेट हमारे जीवन का संचार, सूचना, स्वास्थ्य सेवा, व्यापार तथा मनोरंजन का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हम अपने आए दिन जीवन के रोज़मर्रा व्यवस्था में अपने मनोरंजन के लिए भी हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं तथा सूचना व्यवस्था का प्राप्ति के लिए भी हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हमें कहीं जाना भी हो, हमें कुछ खाना भी हो, डायरेक्ट ऑर्डर कर लेते हैं, कहीं जाना हो तो भाई गूगल मैप ऑन कर लेते हैं। तो इंटरनेट का एक ऐसा जो बोल सकते हो कि कीड़ा आज हमारे बैक्टीरिया के रूप में जो है हमारे समाज में, हमारे लोगों के अंदर जो है घुस चुका है, जिसके अंतर्गत हमारा जो बुद्धि, हमारा जो मस्तिष्क है पूर्ण रूप से इसी के सहारे कंट्रोल किया जा रहा है। हम जब चाहते हैं जब अपने अनुसार जो ना चल के इसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। आप अपने जीवन को आसान तो करने के लिए हमने इंटरनेट का बोल सकते हो हाई स्पीड डाटा ले लिया, हर चीज़ ले लिया, 5G 4G 2G वाईफाई वगैरह सब चीज़ ले लिया, लेकिन ये आज हमारे जीवन में इस तरीके से प्रभावित कर रहा है कि आज हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी आदतों का जो स्वरूप है पूर्ण रूप से खतरे में चला जा रहा है। इंटरनेट का प्रयोग करके हम नियमित व्यवस्था में अपने बुद्धि को सीमित कर ले रहे हैं। भूमिका व्यवस्था की बात की जाए तो इंटरनेट हमारे बोल सकते हैं कि रेज निकलने के कारण हमारे आई साइट को कमज़ोर कर रहा है, हमारे याद करने की क्षमता को ख़त्म कर रहा है, हमारे हॉर्मोन्स पे जो है इसके रेडिएशन का गलत प्रभाव पड़ रहा है, अलग अलग प्रकार के जो है बीमारियों का कारण बन रहा है इसका रेडिएशन। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेट का बोल सकते हो मानव के जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। उसके बाद हमारा अगला लास्ट एंड क्वेश्चन है इस कोड में, उसके बाद हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। गेमिंग और मीडिया फैंडम को संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा कीजिए। देखिए आज हमारा इंटरनेट इस तरीके से हमारे समाज में चल रहा है ना, और उसके बाद बोला जाता है फैंडम की व्यवस्था में बात बोला जाए तो हमारा समाज जिस तरीके से आज गेमिंग प्लेटफॉर्म पे आज पागल होता जा रहा है। उदाहरण के तौर पे भाई जूपी ऐप डाउनलोड कर लो, ड्रीम 11 कर लो, विंजो ऐप डाउनलोड कर लो, ये क्या है भाई? ये तो जुआ का ही प्लेटफॉर्म है ना। पहले हम कार्ड से खेला करते थे लोग, लेकिन आज एक बोल सकते हो कि इंटरनेट का गेमिंग प्लेटफॉर्म बन गया भाई, जो कि हम अपने बोल सकते हो इसमें लाखों करोड़ रुपए इंसान हार जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग क्या है, कपिल शर्मा जैसे, महेंद्र सिंह धोनी भी इनके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हर एक सेलिब्रिटी करता है, क्रिकेटर तो हर एक, हार्दिक पांड्या वगैरह सब चीज़ करते हैं, हरभजन सिंह सब चीज़ करते हैं।
तो हर एक सेक्टर में आज हमारा समाज उस तरीके के बोल सकते हो कि हमारा समाज इस तरीके से दर्शनों के रूप में आज पागल होता जा रहा है कि इन सभी गलत तरीक़ों से अपनाया जा रहा है। इनका एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, बहुत प्यार से करेंगे, लेकिन लास्ट वाली लाइन, इस गेम में वित्तीय जोखिम है, कृपया सावधानी से खेले और 18 साल की उम्र वाले ही खेले, वो इतना स्पीड में बोला जाता है भाई कि मैं आज तक स्पीड में नहीं बोल पाता, ये मेरे से याद ही नहीं होती वो लाइन स्पीड में। तो वो चीज़ें जो है हमारे समाज का क्या है, गेमिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, बोल सकते हो उसके अंदर हम हावी हो चुके हैं। अब मान लीजिए कि ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 में अगर मैं बात बोलूँ तो 100 करोड़ मतलब 1 करोड़ लोग खेलने वाले हैं, 500 रुपये मान लिया जाए तो सभी 100 रुपये लगा दिए, तो भाई 1 करोड़ और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए भाई, अरब चला गया ना, अरब खरब में चला गया। अब उस सिचुएशन में किसी को 2 करोड़ दे दिया और उसी को ले दिया कि हाँ ये 2 करोड़ रुपए जीत गए, कहाँ अरब और कहाँ ये 2 करोड़। प्रॉफिट किसको हो रहा है भाई, प्रॉफिट किसको हो रहा है। ड्रीम 11 को अगर प्रॉफिट नहीं होता तो मुझे ये बताइए कि हरभजन सिंह जैसे या फिर अलग अलग हार्दिक पांड्या जैसे या फिर अलग अलग क्रिकेटर जो हैं उनका एडवर्टाइजमेंट के पैसे वो कहाँ से देता है, क्यों कैसे दिया है, 4-5 करोड़ ऐसे ही दे दिया है, वो प्रॉफिट हुआ है तभी ना, पब्लिक से प्रॉफिट हो रहा है। पब्लिक सोचता है कि मैं आज चल 10 रुपये ही आ रहा ना, 20 रुपये ही आ रहा ना, लेकिन ये नहीं देख रहा ना पब्लिक कि कितने लोग हारे हैं। उन पैसों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो करोड़ों अरबों में चले जाते हैं, मिलियन ट्रिलियन में चले जाते हैं। तो आज हमारा समाज क्या है, पर्टिकुलर इन सोशल मीडिया का, इन नेटवर्क प्लेटफॉर्म का जो है, जो आईना हमारे बोल सकते हो सेलिब्रिटीज़ के द्वारा दिखाया जा रहा है, वो ही बन चुका है, जिसके कारण हमारा बुद्धि, मानसिक स्थिति, एवरीथिंग इज लिमिटेड टू थिंक, सोचने के लिए वो अब लिमिट बन चुका है। और क्या सोचे इस बात पे भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। सोशल मीडिया और प्लस में आपके जितने भी ये सेलिब्रिटीज़ है वो सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं आपको। तो ये था हमारा सेशन जो कि अब कंप्लीट होता है। अगर स्टूडेंट्स आप इसी सेशन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है BPCG 172 मनोविज्ञान और मीडिया जो ये क्वेश्चन है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका पूरा क्वेश्चंस कवर किया जा रहा है एग्ज़ाम में। इसमें से एक भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा, एज इट इज़ आपके यही क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लीजिए और कमेंट्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलिए स्टूडेंट्स। और जितने भी क्लास में फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट्स थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस हो आप हैंड टू हैंड अपने स्टडीज़ करते रहें। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।